Hello everyone, welcome you all in the next lecture of summary of motor vehicle amendment 2019। एज यू नो कि इससे पहले भी हमने इस पे दो लेक्चर डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा पार्ट थर्ड है। अब पार्ट थर्ड में हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे जो न्यूली सब्स्टिट्यूट किया गया है। न्यूली सब्स्टिट्यूट किया गया है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस है। इससे पहले भी ये चैप्टर हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में था, दैट इज इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, वो था। बट उसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसको ओमिट कर दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया है। रिमूव करने के बाद भी अगर आप सेक्शन को मैच करोगे और सेक्शन में जो मटेरियल दिए गए हैं, जो उनका एक्सप्लेनेशन है, उसको मैच करोगे तो वहां पे आपको 90% सिमिलरिटी दिखेगी। फिर भी चूंकि ये नया चैप्टर है तो इसको हम नए तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का जो हमारा इंश्योरेंस का पार्ट है उसको हमने वहां पे डिस्कस किया है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। क्या चेंजेस है दोनों में आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेंशन है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो पहले आप ये समझ लो, इंश्योरेंस में तीन पार्टी होती है बेसिकली। फर्स्ट पार्टी जो होती है, जिसे हम फर्स्ट पार्टी कहते हैं, वो होता है इंश्योर्ड पर्सन। इसको इंश्योर्ड भी कहा जाता है। जो पर्सन इंश्योरेंस को परचेज कर रहा है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी, ठीक है। सेकेंड पार्टी इसमें जो होती है वो होती है इंश्योरर, मतलब उसको हम इंश्योरर कहते हैं या फिर सिंपली बीमा कंपनी कहते हैं। जो कंपनी आपको बीमा देती है, बीमा करता भी इसे कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएंगे, आप ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो इंश्योरेंस लेता है बीमा कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी से। सेकेंड पार्टी वो पार्टी होती है जो कंपनी होती है, बीमा करता होता है, जो बीमा देता है। अब इसमें एक नई पार्टी आती है जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अगर हम इन जनरल बात करें तो एनीबडी हु फेस लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट, कोई भी आदमी है जो एक्सीडेंट की वजह से जिसका कुछ लॉस हुआ है उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मोटर व्हीकल के हिसाब से इसको समझें या फिर इन जनरल आप कह सकते हो कि इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है वो किस में कंसीडर किया जाएगा, थर्ड पार्टी में। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, इसने एक बीमा कंपनी से इंश्योरेंस लिया है। तो ये बीमा कंपनी से इंश्योरेंस खरीदता है, बट अपने लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदता है। ये इंश्योरेंस खरीदता है इस आदमी के लिए। ये इससे ये कहता है कि अगर मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम होता है इस आदमी को तो आप इसका पैसा पे करोगे। तो इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मतलब थर्ड पार्टी में इस आदमी की लायबिलिटी कवर नहीं होती है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पर्सनल लॉसेज हैं, पर्सनल लॉसेज मतलब यहाँ पे जो ड्राइवर है या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो जो कंडक्टर है या उसमें जो लोग एथराइज्ड हैं, बैठे हुए हैं, एजेंट हो कोई भी हो, तो उसकी जो पर्सनल डैमेज है वो इसमें कवर होगा। बट जो व्हीकल का डैमेज है वो थर्ड पार्टी में कवर नहीं होता है। तो इतने सारे टर्म्स आप समझ गए। ये सारे टर्म फ्रिक्वेंटली आगे यूज होंगे, तो आप जब सेक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें आप इन सारे टर्म्स को अगर कहीं पे मैं यूज करूंगा, जैसे आप ये भी याद रखना है कि इसे हम कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन, इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी और इसे हम कहते हैं इंश्योरर। तो ये तीनों वर्ड भी आप याद रखना, फ्रिक्वेंटली आगे यूज होगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन है दैट इज 145 डिस्कस करता है डिफिनीशन को। कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे सेक्शन में यूज की जाएंगी बेसिकली, उनको यहाँ पे डिफाइंड किया गया है। ऑलरेडी इसमें की कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में जो चैप्टर को ओमिट किया गया है वहां पे भी डिफाइंड थी, कुछ नए टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो जो आपकी पहली टर्मिनोलॉजी है एथोराइज इंश्योरर, ये ऑलरेडी वहां पे भी थी। तो कौन लोग एथोराइज इंश्योरर होंगे? जिन किसी आदमी का, जिसका या ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका भी इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस होगा, और ये इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो सर्टिफिकेट इशू करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो इंडिया में, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर द एथोराइज इंश्योरर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट पेपर। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो पॉलिसी की लाइबिलिटीज होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारे आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होती हैं। इन शॉर्ट अगर हम मोटर व्हीकल की बात करें तो मोटर व्हीकल में क्या क्या आपका इसमें कवर किया गया है, कितना तक कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं हमारे सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में। इसको एक तरह से और डिफाइन किया गया है। इन शॉर्ट
वो सर्टिफिकेट आपके लिए रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 147। 147 डिस्कस करता है कि जो भी आदमी एक पब्लिक रोड पे अपनी व्हीकल कार चलाता है उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, आपको समझ में आ गया इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज ग्रेवियस हर्ट। अब यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि किस आदमी को ग्रेवियस हर्ट कहा जाएगा या फिर किस टाइप के डैमेजेज को कंपनसेट किया जाएगा अंडर द ग्रेवियस हर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 320 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो वहां पे इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 320 है उसके हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किए हैं, जैसे इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन मतलब होता है दुर्बलता। दुर्बलता मतलब आपको ऐसा हैंडीकैप या आपका कोई ऐसा फिजिकल डैमेज हो जाए जिससे आप दुर्बल फील करो, मतलब वो पार्ट आपका काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो वहां पे भी इसको ग्रेवियस हर्ट में कंसीडर किया जाएगा। और एज यू नो कि ग्रेवियस हर्ट के लिए जो कंपनसेशन है वो है 2,50,000 का। अगर आप डेथ कर जाते हो तो 5 लाख का है। तो इस तरीके से कोई परमानेंट प्रिवेशन हो गया आपके आईज में, जॉइंट में, मतलब आपके आईज या जॉइंट्स जो हैं आपके फेस या कहीं पे भी आपको परमानेंट इंजरी हो गई, ठीक है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन रिकवरेबल है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम किस में कंसीडर करते हैं, ग्रेवियस हर्ट में, और उसके अकॉर्डिंग हम मोटर व्हीकल एक्ट का कंपनसेशन आपको देते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। इसमें देखो जो वर्डिंग है इसको लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पे आदमी है, आप अपना कार लेके जा रहे हो, यहाँ पे आदमी खड़ा है, आपने इसका एक्सीडेंट किया और आप फरार हो गए, इसे हम हिट एंड रन नहीं कहेंगे। जैसे सलमान खान के केस में कहा जाता था कि वो हिट एंड रन केस है, बट लॉजिकली या अकॉर्डिंग टू लॉ से हम कहें तो उसे हम हिट एंड रन केस नहीं कहेंगे, जहां पर इसकी आइडेंटिटी, कार वाले की आइडेंटिटी या ड्राइवर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है, या फिर कार का जो ओनर है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, उसे हम हिट एंड रन केस नहीं कहेंगे। हम उसे हिट एंड रन केस कहते हैं जहां पे जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके रीजनेबल एफर्ट के बाद, उसके सर्चिंग के बाद भी ये पता नहीं लगा गया कि ये जो आदमी है इसका एक्सीडेंट किसके व्हीकल से हुआ था या किसने किया था। अगर ऐसा पता नहीं लगाया जा सकता है तो उसे हम कहेंगे हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंट करके फरार हो गए तो उसे हिट एंड रन कहेंगे। जब आप पकड़े जा सकते हो तो उसे हिट एंड रन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कौन होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? जो बेसिकली सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि आप इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस रन कर सकते हो। इनका एक एक्ट है जहां पे इनकी डिफिनेशन मेंशन की गई है, बट आपको उस डिटेल में नहीं जाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये फंक्शन करती है, मतलब यहाँ पे पूरी डिफिनेशन इनको मेंशन की गई है, कैसे ये फंक्शन करेंगे, कितने लोग होंगे, उनका डेजिग्नेशन क्या होगा, उनका वर्कआउट क्या होगा, ये सारी चीजें इनके एक्ट में मेंशन की गई हैं। जैसे कि हमने एनजीटी को डिस्कस किया था एग्जाम्पल की तरह, आप देख सकते हो कि एनजीटी भी एक एक्ट है जहां पे पूरी डिफिनेशन थी। उसी तरीके से जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपना पावर कहां से ड्रॉन करती है, इस एक्ट से ड्रॉन करती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास पॉलिसी है तो वो इंक्लूड करेगी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है दैट्स मीन कि यू हैव अ इंश्योरेंस पॉलिसी। वेरी सिंपल। और एज यू नो कि आपके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए इफ यू आर रनिंग योर व्हीकल ऑन द पब्लिक रोड। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंक्लूड रोड, ब्रिज, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, बट ये सारी चीजें इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जो भी पब्लिक प्लेस पे है ऑल इज कवर्ड इन द सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब सारे क्या है, प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द क्लॉज जी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रेसिप्रोकेटिंग कंट्री। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है रेसिप्रोकेटिंग कंट्री किसे कहते हैं, जिन कंट्री के अपर कोर्ट्स के जो रूल्स होते हैं आपके कंट्री में डायरेक्टली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए रेसिप्रोकेटिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं। कुछ के एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूके है, आपका सिंगापुर है, आपका यूएई है, ये सारी इंडिया के लिए रेसिप्रोकेटिंग कंट्री हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री मतलब अगर कोई लॉ यूके में किसी भी आदमी खिलाफ, आपके खिलाफ कोई लॉ आता है और आप इंडियन हो और उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करना है तो डायरेक्टली बिना यहाँ के कोर्ट में गए हुए यूके के कोर्ट के थ्रू पास किया गया लॉ इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब ये समझ लो एग्जांपल के लिए कि अगर आपको यूके की कोर्ट कहती है, अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से देखें कि ये जो आदमी है इसने एक्सीडेंट किया है, इसको अरेस्ट करना है और उस टाइम आप इंडिया में हो, तो यहाँ के कोर्ट आपको नहीं बचा पाएगी। मतलब
ये माना जाएगा कि ये जो ऑर्डर दिया गया है वो इंडियन कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है। तो इन शॉर्ट ऐसी कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा इन सिंपल यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, बट आप अपने माइंड में रख लीजिए कोई भी आदमी जिसका एक्सीडेंट पे कुछ लॉस होता है दैट इज कवर्ड अंडर द थर्ड पार्टी। ठीक है, वो सारे लोग कवर्ड होंगे। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 146 नेसेसिटी ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि सेक्शन 146 क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेसेसिटी ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इज डिफाइंड बाय द सेक्शन। वहां पे आपको ऑप्शन में सेक्शन दिए गए रहेंगे, कौन सा सेक्शन, तो ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा ये सेक्शन है 146 ये बात करता है कि अगर आप किसी पब्लिक रोड पे अपनी व्हीकल को ड्राइव करते हो तो आपके पास एक पॉलिसी इंश्योरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट थर्ड पार्टी होना चाहिए। शायद मैं आपको पहले बताया भूल गया, जो इंश्योरेंस होते हैं बेसिकली वो दो टाइप्स के होते हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी भी पूरी लायबिलिटी होती है, उसके व्हीकल की लायबिलिटी होती है। और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें इसकी तो पर्सनल लायबिलिटी होती है बट इसके व्हीकल की लायबिलिटी नहीं होती है, व्हीकल की लायबिलिटी होती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन के पर्सनल लायबिलिटी भी होती है और इसके व्हीकल की लायबिलिटी भी होती है अगर इसने एक्सीडेंट कर दिए हैं तो। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो। देखो अब यहाँ पे इस रूल को आप समझने की कोशिश करना है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों बनाया गया है। अब मान लीजिए दो कार है, ठीक है, और इन दोनों कार में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होगा ही क्योंकि कंपलसरी है। तो ये आदमी अगर इसको एक्सीडेंट कर देता है, ये आदमी अगर इसको एक्सीडेंट कर देता है तो इसके इंश्योरेंस पे ये आदमी क्लेम कर लेगा, और चूंकि इसकी लायबिलिटी नहीं है तो ये भी तो इसके इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकता है ना। तो सिंपल दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हर आदमी के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया गया है ताकि किसी का नुकसान ना हो। और ऐसा भी होता है कि ये आदमी एक्सीडेंट कर दे और इसके पास पैसे नहीं, ये पैसा देने से मना कर दे, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया गया। कोई तीसरा आदमी होगा जिसका प्रीमियम ये भरेगा और इसको पैसे देने में, इसको जब इसने ऑलरेडी प्रीमियम भरे हैं तो इसको क्या प्रॉब्लम होगी इस आदमी को इसको पैसे देने में, तो इजीली सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सब सेक्शन इसका 2 है, जो हमारा प्रीवियस सब सेक्शन 1 है, कहा गया है कि ये कुछ कंडीशंस में अप्लाई नहीं किए जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है, आगे आएगा जो लोकल अथॉरिटी हैं या कोई भी है जो सरकारी, इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स हैं, उनके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। मतलब जो हमारा फर्स्ट सबसेक्शन है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट करेंगे उनका पैसा कौन भरेगा, तो गवर्नमेंट भरेगी। आगे आएगा उसके रिलेटेड भी कि ऐसा कब किया जा सकता है। जैसे इसका जो थर्ड सबसेक्शन है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बी ऑर्डर एग्जम्प्ट जो ऑपरेशन ऑफ सब सेक्शन 1, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, द व्हीकल ओन्ड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटी। किन किन अथॉरिटी को एग्जम्प्ट किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई, कोई भी कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस हो गई। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया था कि दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस, बट यहाँ पे दे दिया गया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको एग्जम्प्ट कर सकती है कि वो फर्स्ट जो सबसेक्शन है उसको फॉलो ना करें। अब एक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस बहुत हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हो, बहुत सारे कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, जो उन सभी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी होती है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हो गए, उनके ओन्ड व्हीकल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, अगर कोई स्टेट अंडरटेकिंग है तो वहां पे भी ये लॉ एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट करे, देखो गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह की गवर्नमेंट इनको एग्जेम्प्ट करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट व्हीकल के भी इंश्योरेंस होते हैं। वो क्यों होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। Provided that no such order shall be made in relation of any such authority unless fund has been established to maintaining by the authority। देखो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी कहा गया है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये बार है कि आप ये एग्जम्पशन तभी दे सकते हो। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप बोल रहे हो कि आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पैसा कौन भरेगा। यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लोग कहेंगे कि ये अथॉरिटी नहीं भरेगी या फलाना डिपार्टमेंट नहीं भरेगा, ये इस डिपार्टमेंट की व्हीकल थी, तो ये आदमी तो परेशान हो जाएगा, अपना फंड लेने के लिए मुकदमा ही लड़ता रहेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको चाहिए, किसी अथॉरिटी को चाहिए कि उसको एग्जम्प्ट किया जाए, तो आप क्या करो,
एक फंड बनाओ जो इस टाइप के इंश्योरेंस रिलेटेड सेटलमेंट करे, एक्सीडेंट रिलेटेड सेटलमेंट करे, या आपसे रिलेटेड कोई लॉस हो उसको सेटलमेंट करे। अगर आपके पास इसके लिए सेपरेट फंड है तभी आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा, अदरवाइज आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो फिर भी आपको एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का है, तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट एवर दैट, इन रिलेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी आप ले लो, पीएसयू ले लो, ओएनजीसी, आईओसीएल, एसबीआई, बैंक जो है, जो भी सरकार ओन्ड कंपनी है उन सभी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगेन वो कॉर्पोरेशन जो भी हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि किनको किनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इसका कंक्लूजन मैंने शॉर्ट में मेंशन कर दिया है, दिस इज स्पीक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ये पूरा सेक्शन किसकी बात करता है? इन शॉर्ट कोई भी आदमी पब्लिक प्लेस पे ट्रेवल कर रहा है बाय द व्हीकल, तो उसके व्हीकल के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज सेक्शन 147, रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसीज एंड लिमिट ऑफ लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा उसकी लाइबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके पास क्या क्या लाइबिलिटीज होनी चाहिए, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करो, अगर ये गवर्नमेंट डिफाइन नहीं करेगी, एक्ट डिफाइन नहीं करेगा कि थर्ड पार्टी में क्या क्या लाइबिलिटीज आनी चाहिए, तो लोग क्या करेंगे? अपने हिसाब से प्रीमियम रखेंगे, अपने हिसाब से लाइबिलिटीज डिफाइन करेंगे। कोई कहेगा कि मैं तो 1 लाख तक की लाइबिलिटीज का इंश्योरेंस लूंगा, कोई कहेगा कि 2 लाख तक का लूंगा, क्योंकि उसका प्रीमियम कम आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक रूल बना दिया कि आप अपने हिसाब से प्रीमियम परचेज नहीं कर सकते। आगे आप देखोगे कि जो प्रीमियम की अमाउंट होती है वो भी गवर्नमेंट फिक्स कर रखी है कि किस सीसी के इंजन तक क्या प्रीमियम आता है और इसमें क्या क्या लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी की कवर की जाएंगी। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का खोल के देख सकते हो, वहां पे मेंशन होता है। बेसिकली इन शॉर्ट आप जान लो, पर्सनल और व्हीकल, जो थर्ड पार्टी है उसका पर्सनल लॉस और व्हीकल लॉस, ये सारी चीजें थर्ड पार्टी में कवर्ड हो जाती हैं। तो जो भी हमारी इंश्योरेंस है उसके साथ साथ क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? पहला तो जो आपका इंश्योरेंस है वो एथोराइज इंश्योरर से ही इशू हुआ होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटी है उसको सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। इसका जो सब क्लॉज 1 है ये बोल रहा है कि अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी वी मे अकर बाय हिम, जैसे किसी की डेथ हो जाए, कोई पर्सन इंजर्ड हो जाए, उसके जो गुड्स हैं उसके नुकसान हो जाए, या फिर जो गुड्स का ओनर है उसका कुछ लॉस हो जाए, तो ये सारे डैमेजेस कवर किए जाते हैं इन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसका जो सब क्लॉज 2 है, अगेन यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारे डेथ या फिर बॉडी इंजरी कवर किए जाएंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आप सारे कवर किए जाएंगे एक्सेप्ट देन द, जो भी आपकी पैसेंजर या गुड्स कैरिंग व्हीकल है, अगर उसमें कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है अपने स्वेच्छा से, तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वो कवर नहीं किया जाएगा। वो इसलिए कवर नहीं किया जाएगा कि आप वायलेट कर रहे हो मोटर व्हीकल एक्ट के रूल को। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो गुड्स व्हीकल हैं जिनको किस कैटेगरी में रखा गया आप मुझे बताओगे, एम कैटेगरी में आती हैं या फिर एन कैटेगरी में आती हैं, आप कमेंट करके बताना। अगर कोई ऐसी व्हीकल है जो केवल गुड्स कैरी कर सकती है, मतलब उसका डिजाइन, उसका सेफ्टी फीचर किसके हिसाब से होगा? गुड्स कैरी के हिसाब से होगा। अगर उसमें कोई पैसेंजर स्वेच्छा से ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये उसकी गलती है, अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सब सेक्शन है यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि हम लाइबिलिटी की बात कर रहे थे फर्स्ट क्लॉज में, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो भी डेथ हो गई या फिर आपके ग्रेवियर शॉट हो गई, ये सारी लाइबिलिटीज और इससे रिलेटेड जो प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पे करना है और उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी, ये सारा कौन डिफाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा। देखिए इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ये जो प्रीमियम को डिफाइन करता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है? तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन द कंसर्न ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात कर लेंगे, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब जो हमारा नेक्स्ट सब सेक्शन है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी हमारा ये चैप्टर है ये तब तक अप्लाई नहीं होगा या तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक जो पर्सन इंश्योर्ड है उसके नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू नहीं हो जाता है। मतलब इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट जब तक आपके पास नहीं है तब तक इस चैप्टर का कोई भी लॉ वैलिड नहीं होगा। आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। आप इंश्योरेंस तभी क्लेम कर सकते हो
जब आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो। आप कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे भर दिए थे, उन्होंने इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो मैं क्या करूं, या फिर मुझे उन्होंने बोला था 2 दिन बाद ले लेना। जब तक आपका इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट नहीं है, यू आर नॉट एबल टू क्लेम द इंश्योरेंस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट पॉलिसी इंश्योरेंस इशूड। जब हमारा ये बेसिकली जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके आने से पहले अगर आपके पास कोई पॉलिसी इंश्योरेंस है तो इस लॉ में कुछ कंट्ररी भी है, कुछ ऐसा भी है जो पर्टिकुलर उस पॉलिसी को ब्रेक कर रहा है। उसके होने के बावजूद भी आपका जो क्लेम होगा, आपकी जो लायबिलिटीज होंगी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो पुराने इंश्योरेंस के हिसाब से ही होगा, जो भी उसमें मेंशन होगा उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट जो आपका सब क्लॉज 5 है या फिर सब सेक्शन 5 है, यहाँ पे कवर नोट की बात की गई है। तो कवर नोट बेसिकली होता क्या है, एक तरह का टेम्पररी सर्टिफिकेट होता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सॉरी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास कवर नोट भी है तो भी आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, अगर आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं आया है तो भी। तो जब कभी भी आप इंश्योरेंस करवाएं, आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, वैसे तो आजकल तुरंत मिल जाता है, बट उससे पहले आप कवर नोट का डिमांड जरूर करें। तो ये जो कवर नोट होता है इसकी कुछ वैलिडिटी होती है। अब अगर इसकी वैलिडिटी एक्सपायर कर गई है और जो इंश्योरेंस इशू करने वाली कंपनी है, जो इंश्योरर है, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, तो जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या वहां पे जो अदर अथॉरिटी हैं जो स्पेसिफाइड की गई हैं इसके रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट से, आप उनको बता दोगे। सपोज करिए कोई कंपनी है, आपको कवर नोट दे दी, बट कवर नोट की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई, बट आपसे वो कुछ एक्सक्यूज कर रहे हैं, आपको वो दे नहीं रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप ऐसा नहीं करोगे चुप करके अपने घर में बैठ गए और बाद में एक्सीडेंट हो गया तो आप कह रहे हो कि मैं तो क्या करूं, मेरे पास तो कवर नोट था, वो दिए नहीं। आपको एक लीगल एप्लीकेशन देना होता है ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सम टाइम क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसा कह रहा है जो एग्जम्प्ट कर रहा है आपके इंश्योरेंस कंपनी को, या मौका दे रहा है कि उनको ये पे ना करें, तो ऐसे कंट्ररी लॉ को होते हुए भी जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो भी इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है उसमें जो भी लायबिलिटी मेंशन है, एनी हाउ जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी स्पेसिफाइड है, जो पर्सन इंश्योर्ड है उसको किसी भी हालत में इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। वो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को अपनी ढाल बना के ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे आपको ये लॉ हमारा हेल्प करता है या इस लॉ हमको एग्जेम्प्ट करता है कि हम पे ना करें। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी लॉ हो, कितना भी कॉन्ट्ररी हो, अगर आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है तो ये लायबिलिटी बनती है इंश्योरेंस कंपनी की कि जो भी यहाँ पे डिफाइंड किया गया टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी स्पेसिफाइड किया गया है, उसके हिसाब से वो आपको हमेशा पे करेगी, आपकी लाइबल रहेगी। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन मेंशन कर दिया, बट कंक्लूजन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, वो आपके लिए मेंशन किया शॉर्ट में याद रखने के लिए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 148, वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इशू इन द रेसिप्रोकेटिंग कंट्री। तो यहाँ पे वैलिडिटी की बात की गई है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंट्री को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो, कोई पॉलिसी है जो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री में इशू की गई है, वो पॉलिसी एज इट इज इंडिया में भी वैलिड होगी। अगर इंडिया का कोई रेसिप्रोकेटरी कंट्रीज है तो अगर इंडिया में इशू किया गया है तो उस कंट्री में भी वैल्यू होगी। जो भी लायबिलिटीज होगी, जैसे इंडिया की कोई इंश्योरर है, इंडिया में कोई इंश्योर्ड है, तो जो उसकी लायबिलिटी बनती है सेम लायबिलिटी उसकी यूएई में भी बनेगी, सेम लायबिलिटी उसकी यूके में भी बनेगी, सिंगापुर में भी बनेगी। ठीक है, तो जो भी चीजें होंगी वो सारे रेसिप्रोकेटिंग कंट्री में भी वैलिड होंगी। यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन हो गया इसका एज सच। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ये न्यूली ऐड है, ये नया ऐड किया गया, इसीलिए जो सेक्शन का सीक्वेंस है आगे पुराने वाले और नए वाले से आप मैच करोगे तो वो मैच नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनका 149 पे जो सेक्शंस होगा वो दूसरा होगा, यहाँ पे आपको दूसरा मिलेगा। दैट इज सेटलमेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी को और जो इंश्योर्ड पर्सन हो और जो इंश्योरर है, इन तीनों को पावर दिया है कि अगर आप आपस में कुछ सेटलमेंट कर सकते हो तो यू आर एथोराइज्ड, आप वो सेटलमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीजें मेंशन की गई हैं। द इंश्योरेंस कंपनी सेल अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एक जो ऑफिसर है वो ये पॉइंट करेगी जो बेसिकली लुक आउट करेगा इस एक्सीडेंट से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड। अब उस ऑफिसर को सेटलमेंट के लिए क्या करना है, एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी ने डेजिग्नेट किया है
वो प्रोसेस कर सकता है सेटलमेंट को, वो अथराइज है, अगर वो सेटलमेंट करवाना चाहता है तो सेटलमेंट कर सकता है, बट कब तक कर सकता है? बिफोर द 30 डेज, 30 डेज के अंदर सेटलमेंट बिफोर द क्राइम ट्रिब्यूनल गिविंग सच डिटेल विद इन द 30 डेज। जब ये मैटर क्राइम ट्रिब्यूनल में गया है उसके विद इन 30 डेज के अंदर ये सेटलमेंट देना है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अब इंश्योरर ने क्या किया है, जो थर्ड पार्टी है उसको बोल दिया है, बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसलिए हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सेटलमेंट होगा वो थर्ड पार्टी के हिसाब से ही होगा। आगे ऐसा सेक्शन भी आएगा, कभी भी जो फर्स्ट पार्टी है और सेकेंड पार्टी है आपस में कभी भी ऐसा सेटलमेंट नहीं कर सकती हैं जिससे थर्ड पार्टी के राइट इफेक्ट्स हो जाए। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनसाइट्स है इस पूरे एक्ट का, कि कभी भी ये दोनों पार्टी फर्स्ट और सेकेंड आपस में कुछ ऐसा सेटलमेंट नहीं कर सकती जिससे थर्ड पार्टी के राइट्स को कोई इफेक्ट हो। इसका राइट्स हमेशा मेंटेन रहेगा। आप दोनों लोग आपस में कुछ भी सेटलमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, आप दोनों इंसॉल्वेंट हो जाओ, प्रीमियम इसने भरा नहीं भरा क्या करा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके राइट्स हमेशा मेंटेन रहेंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भी वही बात किया गया है कि अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इस सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लो या तो रिजेक्ट कर लो। अगर आप सपोज करिए सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये लीगल होगा, और जो क्राइम ट्रिब्यूनल होगा वो इसका सेटलमेंट का एक रिकॉर्ड बनाएगा और ये माना जाएगा कि ये सेटलमेंट आपके मंजूरी से हुआ है, मतलब आपके सहमति से हुआ है, आपके कंसेंट से हुआ है, तो ये एक तरह का वैलिड सेटलमेंट है। अब वो सेटलमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेटलमेंट ऐसा नहीं कि एक्ट के रूल के हिसाब से होगा तभी वैलिड होगा। आप दोनों का सेटलमेंट है, आप दोनों ने कम में किया है, ज्यादा में किया है, दैट इज नॉट अ मैटर। आप दोनों तैयार हो, आप दोनों का सेटलमेंट हो गया, और उसको लीगल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी होती है क्लेम ट्रिब्यूनल्स की। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे टाइम लिमिट मेंशन किया गया, तो ये टाइम लिमिट आप याद रख लेना, दैट इज द 30 डेज। अगर आपका सेटलमेंट हो गया है तो सेटलमेंट के बाद जो पेमेंट के लिए टाइम दिया गया है दैट इज 30 डेज, मतलब जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 30 डेज में ये पेमेंट जो होगा, जो भी सेटलमेंट का पेमेंट होगा वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब क्या हो गया, थर्ड पार्टी ने या फिर फर्स्ट पार्टी ने, जिसके बीच भी सेटलमेंट हो रहा है, तीनों के बीच हो रहा है सेटलमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, सेटलमेंट को नहीं मानते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो हियरिंग का डेट होगा वो फिक्स किया जाएगा बाय द क्लेम ट्रिब्यूनल, और क्लेम ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा, चाहे आपके फेवर में हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में हो, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कंक्लूजन मैंने शॉर्ट में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज 150, ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू सैटिस्फाई द जजमेंट एंड अवार्ड अगेंस्ट द पर्सन इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी रिस्क। अब इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर आपको बाकी चीजें इजिली समझ में आएंगी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका इंश्योर्ड पर्सन है, जो भी इंश्योरेंस लिया है, किसके लिए लिया है उसने इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी के लिए लिया है। तो अब यहाँ पे इंश्योरर जो होगा या फिर जो बीमा करने वाली कंपनी होगी, उसकी क्या ड्यूटी बनती है थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज या फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस हैज बीन इशूड, वंस सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू हो गया, तो जो भी लाइबिलिटीज होती है, जो भी पॉलिसीज में मेंशन्ड है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, उन सारे चीजों को आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है इन शॉर्ट वो उसको फुलफिल करना होगा। उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट आए, जो भी अवार्ड आए, वो इंश्योरेंस कंपनी को फुलफिल करना होगा। अब इसका जो सेकंड सबसेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस सबसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। फर्स्ट जो सेक्शन है ये काफी जनरल है। सेकेंड में कहा जाता है नो सम शैल बी पेएबल बाय द इंश्योरर अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास पॉलिसी होते हुए भी किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो इंश्योरर है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको पे नहीं कर सकती है। कब तक नहीं कर सकती है, दो कंडीशंस इसमें बताया गया है। एक तो जब जजमेंट की प्रोसीडिंग चल रही हो, या फिर जजमेंट आ गया हो बट नोटिस रिसीव्ड नहीं हुआ हो, या क्लेम ट्रिब्यूनल का जो नोटिस है वो रिसीव्ड नहीं हुआ हो हमारे इंश्योरेंस कंपनी का, तब तक वो प्ले करने के लिए या लाइबल नहीं है पे करने के लिए। जब तक उस केस पे इन शॉर्ट केस चल रही है तब तक वो लाइबल नहीं है। वंस कंपनी रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट या ट्रिब्यूनल, वो लाइबल हो जाती है पे करने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज किया गया है कि कंपनी खुद को डिफेंड कर सकती है।
कि उसको ये जो सम है, जो भी हमारे फर्स्ट क्लॉज में या जो भी आपके पॉलिसी में मेंशन है कि क्या क्या देना है, या जो भी कोर्ट ने कहा है या क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आपको पे करना है, तो कंपनी इस ऑर्डर को डिफेंड कर सकती है। उसका कुछ ग्राउंड यहाँ पे मेंशन है, तो वो ग्राउंड आप ध्यान से देखना और याद रखना कि किस किस ग्राउंड पे कंपनी खुद को डिफेंड कर सकती है कि वो ये पैसा पे नहीं करेगी। और बहुत बार इससे रिलेटेड केस गया भी है कोर्ट में। तो पहला है कि आपने ब्रीच किया है, जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन को आपने क्या किया है, ब्रीच किया है, मतलब उसका उल्लंघन किया है, उसको माना नहीं है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्लॉज है जो आपका अ कंडीशन एक्सक्लूडिंग यूज द व्हीकल, ठीक है, कुछ कंडीशन को एक्सक्लूड किया जाता है जो आपको नहीं करना है या जो आपके पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू हैव द कंपनसेशन व्हाट एवर दैट, ठीक है। तो पहला है कि अगर आपके पास व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और आपकी जो परमिट है वहां पे ये हायर करना या भाड़े पे देना मेंशन नहीं है, आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, फिर भी आप अपने व्हीकल को भाड़े पे देते हो और एक्सीडेंट होता है, तो वहां पे कंपनी लाइबल नहीं होगी। तो अब आप कहोगे कि जो थर्ड पार्टी होगा उसको पे कौन करेगा, तो उसको पे करेंगे ओनर साहब, ठीक है। दोनों की लाइबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वही पे करती है, जिसका फॉल्ट रहेगा वही पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर आपने कुछ वायलेट किया कंडीशंस को, तो उस केस में एक्सीडेंट होता है तो जो फर्स्ट पार्टी होती है वो पे करेगी। अगर आपने वायलेट नहीं किया है तो कौन पे करेगा, सेकेंड पार्टी, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज फॉर ऑर्गेनाइज रेसिंग और स्पीड टेस्टिंग, इसके लिए भी आपको अलाउ नहीं किया है, किसी भी व्हीकल का रेसिंग अलाउ नहीं है, स्पीड टेस्टिंग अलाउ नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, उस टाइम पे आपने एक्सीडेंट कर दिया। द पर्पज नॉट अलाउ द परमिट, आपके पास परमिट है व्हीकल का और उसमें कुछ चीजें मेंशन की गई हैं कि आपको इस परमिट के साथ ये सारी चीजें नहीं करना है, फिर भी आप उस परमिट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको वायलेट कर रहे हो। जैसे आपने बाइक के केस में व्हीकल अटैच कर लिया है बिना किसी परमिशन के, आपको पता है क्योंकि साइड व्हीकल अटैच करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। दूसरी चीज, वो परमिशन हैंडीकैप को दिया जाता है, बट आप किसी तरीके से उस रूल को वायलेट कर रहे हो, या आप हैंडीकैप नहीं हो फिर भी आपके घर में कोई हैंडीकैप है जिसको परमिशन दिया गया है इस टाइप के व्हीकल चलाने का, बट आप व्हीकल उनसे मांग के एक दिन के लिए मौज ले रहे हो और आपने एक्सीडेंट कर दिया और व्हीकल इनके लिए इशू है, तो उस कैटेगरी में आपको ये पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट का रूल है आपने उसको वायलेट किया है। नेक्स्ट जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, सपोज करिए कोई ऐसा आदमी ड्राइव कर रहा है जिसके पास लाइसेंस ही ना हो, कोई ऐसा आदमी ड्राइव करेगा तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी क्यों पे करेगी, या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है टू होल्ड द लाइसेंस, या जिस टाइम पे आपका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है उस टाइम पे आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, या फिर आप इन्फ्लुएंस में हो इन द एल्कोहल, या फिर कोई ड्रग्स ले रखा है आपने, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी अपना हाथ खड़ा कर देगी और आपको पता है ना, डेथ हुआ तो 5 लाख रुपीज, अगर कोई नुकसान हुआ, बॉडी इंजरी हुई तो उसका 2.5 लाख, इसके बाद कार का जो व्हीकल का नुकसान हुआ थर्ड पार्टी का, तो आप देख लो कि आपके ड्रिंक करके व्हीकल चलाने के बाद आपका कितना नुकसान हो सकता है। अगर अथॉरिटी चाहती है, आपके ऊपर ये क्लेम कर देती है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मांगती है और पुलिस वाले कह देते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो जो ड्राइवर था वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, तो एक बात कहने के लिए आपका इतना सारा नुकसान हो सकता है, मतलब 10 लाख के आसपास। तो कैसे भी देख लो, कैसा भी एक्सीडेंट किया आपने, अगर वो इंजर्ड हो गया तो 2.5 लाख ये कुछ व्हीकल का, ठीक है, तो वो अगर मर गया तो 5 लाख और बाकी व्हीकल का जो नुकसान हुआ है, और अगर मान लो रोड का आपने नुकसान किया है तो वो भी, किसी की दुकान नुकसान कर दी तो वो भी, मतलब इन शॉर्ट देख लो कि अगर आप ड्रग्स करके चला रहे हो, शराब पी के चला रहे हो, तो अगर अथॉरिटी चाहे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आप भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनोगे तो इसका लोग यूज भी करते हैं और मिस यूज भी करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब सेक्शन है, कंडीशन एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी फॉर इंजरी कॉजेज कंट्रीब्यूटेड बाय द कंडीशंस, जैसे सिविल वॉर हो गया, मान लीजिए कहीं पे सिविल वॉर हो गया, कहीं पे रिवोल्ट हो गया, दंगा हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया, दो देशों के बीच लड़ाई छिड़ गई, तो उस समय की जो लाइबिलिटी है ना उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। आप ये लाइबिलिटी नहीं मांग सकते अगर आपका इन सब चीजों में नुकसान हुआ, तो आप इसको ध्यान रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं होती, मतलब कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि वो आपके लाइबिलिटी को फुलफिल करे, या जो पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गए हैं वो कंपनी फुलफिल करेगी। नेक्स्ट जो क्लॉज है आपका या सब सेक्शन है, यहाँ पे कुछ आपने ऐसे फैक्ट्स दिए हैं, जब आप इंश्योरेंस ले रहे थे, जब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा था, तो आपने कुछ
फॉल्स फैक्ट्स के बेसिस पे इंश्योरेंस करवा लें। जैसे एग्जांपल के लिए समझें तो आपको पता है जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि आपके व्हीकल कितने सीसी की है। सपोज आपकी व्हीकल 1000 सीसी की है या फिर आपने इंश्योरेंस करवा लिया 500 सीसी का, तो उस केस में आपने गलत इंफॉर्मेशन देके इंश्योरेंस करवाया है, तो उस केस में भी कंपनी खुद को डिफेंड कर सकती है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिए थे वो गलत है। तो ऐसे किसी भी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, अगर उस बेसिस पे आपने इंश्योरेंस करवाया है तो वहां पे कंपनी लाइबल नहीं होगी टू पे द कंपनसेशन। अगेन आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं, हम यहाँ पे बात करें कि कंपनसेशन पे नहीं करेगी कंपनी, बट जो थर्ड पर्सन के राइट्स हैं वो तो यहाँ पे सिक्योर्ड रहेंगे। ये फाइट चल रही है बिटवीन द फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन। हमेशा जो थर्ड पार्टी के राइट्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं। थर्ड पार्टी को या तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या तो जो ओनर है वो पे करेगा, दोनों में से कोई इसको तो पे करेगा ही करेगा। इसके राइट्स को कभी अल्टर नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखना, चाहे कोई भी केस हो, एनी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आपने प्रीमियम नहीं भरे हैं, अगेन फिर वही बात है, अगर आपने प्रीमियम नहीं भरे हैं तो आपके राइट्स यहाँ पे इफेक्ट होंगे, बट हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, सॉरी जो थर्ड पार्टी है, उसके राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। जो हमारा सब सेक्शन 3 है या क्लॉज जो हमारा 3 है, अगेन यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंट्री की बात की गई है कि अगर कोई जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्लॉज में जो भी चीजें हमने डिस्कस किया वो एज इट इज वैलिड होगा रेसिप्रोकेटिंग कंट्री में। और ऐसा माना जाएगा कि जो भी ऑर्डर दिया गया है किसी भी कंट्री, जो रेसिप्रोकेटिंग है, उस ऑर्डर को ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि वो इंडियन कोर्ट ने दिया है, इंडियन कोर्ट कैंप ट्रिब्यूनल ने दिया, उसको एज इट इज फुलफिल किया जाएगा बिना किसी अगेन फर्दर प्रोसीडिंग के, प्रोवाइडेड दैट जब तक कंपनी आपको पैसा पे नहीं करेगी, जब तक उसको जजमेंट की कॉपी या अवार्ड की कॉपी नहीं मिल जाती। अगेन यहाँ पे कंपनी के पास राइट है कि वो जो सब क्लॉज 2 है उसको फॉलो कर सकती है, जहां पर उसे ये कहा गया है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप रेसिंग कर रहे हो, ड्रग्स करके चला रहे हो, ये सारी चीजों पे कंपनी खुद को डिफेंड कर सकती है। अगेन जो अगर कंपनी डिफेंड करती है, जो हमारा क्लॉज सब 2 है, अगर उस हिसाब से कंपनी डिफेंड करती है तो जो भी राइट्स आपके मेंशन्ड हैं हमारे 147 के सब सेक्शन 1 में, जहां पे ये मेंशन्ड है कि कोई आदमी की डेथ हो जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो थर्ड पार्टी है उसके राइट्स कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे, एनी हाउ कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे। जो फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी में है, आपस में कोई भी लड़ाई चलती रहे, बट जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं वो कभी इफेक्ट नहीं होंगे, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो सब सेक्शन 5 है, अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो हमारा सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है, ये राइट्स दे देता है हमारे इंश्योरेंस कंपनी को कि वो अवॉइड करे अपने लायबिलिटीज से। बहुत बार क्या होता है, जो रूल्स होते हैं उसको लेके कंपनी मिसयूज करना शुरू करती है, बार बार केस करती रहती हैं। तो ये भी यहाँ पे मेंशन है कि वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो अपने जो लायबिलिटी है उससे बच पाए। तो जो भी अवार्ड है, जो भी जजमेंट है, वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो भी हमारा क्लेमेंट है, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से बात करें, जो भी क्लेम कर रहा है इंश्योरेंस के लिए, सपोज करिए उसको इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता है, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है ये नहीं पता है, कहाँ पे क्लेम करना है, कैसे करना है, ट्रिब्यूनल कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें अगर नहीं पता है तो ये जो ओनर है व्हीकल का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इसको इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कराएगा। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो भी चीजें हमने डिस्कस किया उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है सिंपल लैंग्वेज में। अवार्ड क्या होगा, जो भी कोर्ट ने या क्लेम ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर्स दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो इस टाइप की चीजों को सेटलमेंट करते हैं, बेसिकली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड। लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो भी लायबिलिटीज डिफाइंड की गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या पॉलिसी मेंशन्ड है हमारे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में। मटेरियल फैक्ट्स, मतलब ऐसा कोई फैक्ट्स जो जजमेंट को इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर आपके जो प्रीमियम है, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसको इफेक्ट कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे मटेरियल फैक्ट्स। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आपने कुछ फॉल्स मटेरियल दिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे खुद को डिफेंड कर सकती है कि वो आपको कंपनसेशन नहीं देगी क्योंकि आपने फॉल्स मटेरियल प्रेजेंट किए हैं। तो बेसिकली उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे क्लॉज 150 का कंक्लूजन दिया गया है, शॉर्ट में कंक्लूजन मेंशन है, बट आप डिटेल में चीजों को ध्यान में रखना। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 151, राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी अगेंस्ट द इंश्योरर ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ इंश्योर्ड। तो आपको याद होगा इंश्योर्ड किसे कहते हैं, इंश्योरर किसे कहते हैं और थर्ड पार्टी किसे कहते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी है, थर्ड पार्टी मतलब जिसका नुकसान हुआ है, और इंश्योर्ड मतलब जो व्हीकल का ओनर है जिसके वजह से नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझ लेते हैं।
इंसॉल्वेंट आगे आएगा, और इंसॉल्वेंसी ये क्या होती है, बैंक करप्सी क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक हमारे यहाँ लॉ आया था 2016 में, जिसे हम कोड कहते हैं आईबीसी कोड। क्या कहते हैं इसे हम? आईबीसी कोड 2016। इसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016। बेसिकली ये कंपनीज के लिए आया था, तो यहाँ पे उसका भी डिस्कशन है। क्या होता है इंसॉल्वेंसी, क्या होती है? बेसिकली कोई भी आदमी जो कहीं से कर्ज लिया है या कोई प्रीमियम या कुछ भी ऐसा हो जो उसको भर नहीं पा रहा हो, उसके पास पैसे नहीं हो उसको पे करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, इसकी जगह पे कंपनी भी हो सकती है। अगर हम मोटर व्हीकल के हिसाब से समझे तो सपोज मान लीजिए नीता वाला है, उसके वो एक कंपनी है, वो बहुत सारी व्हीकल चलाती है, तो उसका भी तो इंश्योरेंस करवा रखी होगी, तो इसका प्रीमियम भी जा रहा होगा। सपोज करिए ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब कंपनी ये कह देती है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है भरने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली इंडिविजुअल जो प्रीमियम होता है वहां पे तो आप पूरा पैसे पे करते हैं, उसके बाद आपको प्रीमियम मिलता है। बट किसी भी केस में, चाहे आदमी हो चाहे कंपनी हो, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब एक तरह से उसकी नीलामी हो जाती है, उसके ऑर्डर्स आ जाते हैं या उसके पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं इंसॉल्वेंसी का, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इंसॉल्वेंट अगर खुद भी हो जाता है, आदमी खुद भी जाके कोर्ट में कह सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं भरने के लिए मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, या फिर कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है, बैंक ऑर्डर लेके आ सकता है थ्रू द कोर्ट या कैम ट्रिब्यूनल की ये आदमी इतना दिन से ये चीजें नहीं भर रहा है, कुछ भी वॉट एवर दैट। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि इंसॉल्वेंट वो है मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी नीलामी होने वाली है। बैंक करप्सी मतलब उसके ऊपर ऑर्डर आ गया है, अब क्या होगा, उसके प्रॉपर्टी पे या उसकी जो बसेज हैं, जो उसके व्हीकल हैं, अब उसको नीलाम किया जाएगा, उस पर किसी और का कब्जा होगा। तो यहाँ पे जो पूरी बातें की जाएंगी उसके सेंस में, इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट पर्सन के सेंस में की जाएंगी कि हमारा जो थर्ड पार्टी होता है उसका क्या राइट्स होता है अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, अगर जो इंश्योरेंस करवाने वाला है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गई आपको। जो इसका फर्स्ट सब सेक्शन है, वेयर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात हो रही है। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि कोई आदमी जिसके पास इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी का, मतलब किसी थर्ड आदमी का उसने इंश्योरेंस ले रखा है और वहां पे वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अब उसका जो क्रेडिटर के साथ मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या अरेंजमेंट होगा और इंश्योरेंस के साथ थर्ड पार्टी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी चीजें या राइट्स होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो आपका जो क्लॉज भी है यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, काफी ढेर सारी चीजें लिखी गई थी, तो यहाँ के बाद मैंने बाकी सारी चीजें कट कर दिया क्योंकि उनका जो सेंस था वो वही था। ठीक है, तो वो मैं सेंस आपको बता दूंगा, बाकी चीजें मैंने कट कर दिया। अब सेंस क्या है, सपोज कोई आदमी है जो इंश्योर्ड है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर आदमी की जगह पे कोई कंपनी है, यहाँ पे मेंशन है वेयर द इंश्योर्ड पर्सन इज द कंपनी। सपोज करिए कोई कंपनी है, जैसे मैंने नीता की बात किया था, और कोई बसेज वाले ले सकते हो आप, कोई कंपनी है जो इंसॉल्वेंट हो जाती है। अब इंसॉल्वेंट का तरीका मैंने आपको बताया, वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को बंद करना। ठीक है, बिजनेस को बंद करना, चाहे वो अपने खुशी से कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट कह रहा है कि हम बिजनेस को बंद करेंगे, या फिर कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास या किसी का ऑर्डर है, क्लेम ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, आपने कहीं पे कुछ कर दिया, वाइंडिंग अप दे दिया गया, इंसॉल्वेंसी के अंदर रख दिया गया आपको। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का अलग रूल है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन थी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई पर्सन या कोई आदमी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो इंश्योर्ड है, कंपनी हो या पर्सन हो, उसके अगेंस्ट में जो थर्ड पार्टी है, अब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आप हो और कोई आदमी है जो इंश्योर्ड हो गया, अब आपका इंश्योर्ड पर्सन के पास कुछ बकाया है। ऐसा होता है कि आपकी लायबिलिटी बची हुई है, जो इंश्योर्ड कंपनी है या इंश्योर्ड पर्सन है, तो जो भी ये इंश्योर्ड पर्सन है, इसका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ जो भी राइट्स था वो सारे राइट्स आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझे आप? इन शॉर्ट आप ये समझो कि अगर यहाँ पे प्रूफ हो जाता है या आप क्लेम करते हो कि जो ये आदमी इंश्योर्ड हुआ है, मैं इस चैप्टर के हिसाब से मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हिसाब से मेरी लायबिलिटी बनती है इस पर्सन के पास, तो इस पर्सन की जो लायबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो सारी लायबिलिटी आपके पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगेन वही चीजें मेंशन की गई हैं कि सपोज करिए अगर जो डेबिटर है, डिसीज्ड डेबिटर मतलब मर गया है, जो आदमी रीडी है या जिसके पास इंश्योर्ड है थर्ड पार्टी का और वो रीडी है और वो मर गया है, सपोज करिए मान लीजिए इसने सुसाइड कर लिया, नहीं इसके पास इंश्योरेंस था, जो भी इसके पास रीजन था, बाद में इसने सुसाइड कर लिया, तो अब इसके सुसाइड करने की वजह से जो थर्ड आदमी है इसके लायबिलिटी पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अगर इसका कुछ बाकी है आपके पास, अगेन आप नहीं हो, आप मर गए हो, तो भी आपके जो राइट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में वो इस थर्ड आदमी को ट्रांसफर किया जाएगा कि जो भी लाइबिलिटी इसकी आपके पास बची हुई है वो उसको फुलफिल किया जा सके। अगेन यहाँ पे जो ये आदमी है इसको क्लेम करना रहता है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो थर्ड आदमी के पास, जो भी डेबिटर है, डिसीज डेबिटर है, जो जिसकी डेथ हुई है उसके पास है, तो उसको भी यहाँ पे लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। बहुत बार लोगों की मेंटेलिटी होती है ना कि ये आदमी मर गया, भाई मर गया तो काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो मर गया, जिंदा नहीं है तो मतलब सारी चीजें नलिफाई हो गई, जीरो हो गई, अब कुछ भी किसी से कोई मतलब नहीं है, मर गया उसके साथ। ये क्रिमिनल केस नहीं है कि आदमी गया तो उसके साथ उसकी क्रिमिनल केस भी चली गई, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। लाइबिलिटी जो होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 3 है, कोई भी आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है और जो भी इंसॉल्वेंसीज के लॉ हैं उसके किसी भी लॉ से, किसी भी कोई भी कंट्ररी लॉ हो उसके हिसाब से जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं या फिर जो भी पॉलिसीज है, बेसिकली यहाँ पे हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट या इनडायरेक्टली हम थर्ड पार्टी के राइट्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंश्योर्ड पर्सन के इंसॉल्वेंट होने के वजह से, उस पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वहां पे लाइबिलिटी है, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, उसके राइट्स कभी भी जीरो नहीं होंगे। मतलब इंसॉल्वेंटी का कोई भी लॉ जो होगा थर्ड पार्टी के राइट्स पे या फिर जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी में जो लाइबिलिटीज है उसके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, सब सेक्शन है 4, यहाँ पे मेंशन किया कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है जो भी लाइबिलिटीज बनती है इंश्योर्ड पर्सन के साथ, दैट विल ट्रांसफर द विद द सेम लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। वो इंश्योरेंस जो होगा थर्ड पार्टी के लिए जब ट्रांसफर किया जाएगा तो सेम लाइबिलिटीज के साथ ट्रांसफर किया जाएगा जो भी इंश्योर्ड पर्सन के साथ हो। जो भी सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी है, इन दोनों को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो इंश्योरर की लाइबिलिटीज है, जो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटीज है, अब वो वहां पे कोई बार नहीं, हमारे इस चैप्टर में जो पे के लिए कहा गया, जो एक्सेस अमाउंट है या जो अमाउंट कम होती है वहां पे ऐसा कोई बार नहीं है कि इससे ज्यादा वो नहीं पे करेंगे, इससे कम वो पे नहीं करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कि आपकी इतनी लाइबिलिटीज बनती है, जैसे सपोज करिए कि एक्सपायरी के बाद आपको 5 लाख अगर पे करना है और हमारे मान लीजिए आज के 5 ईयर बाद ये जो अमाउंट है मान लीजिए पॉलिसी के हिसाब से हो जाती है 7 लाख, ठीक है। अब कोई आदमी थर्ड पार्टी है, उसकी डेथ हुई तो वो 7 लाख तक क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, बट हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है वहां पे तो 5 लाख ही मेंशन है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती कि आप केवल 5 लाख क्लेम करोगे, क्योंकि आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है आपको 5 लाख देने तक ही बात करता है। जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, ये जो एक्सेस अमाउंट है 2 लाख का, उसके ऊपर कोई भी मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगी। जो आदमी है वो 7 लाख तक क्लेम कर सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई भी कंपनसेशन हो ये यहाँ पे बैरियर नहीं है। मतलब जो भी लाइबिलिटीज होगी दैट विल डिसाइड ऑन द पॉलिसी बेसिस, पॉलिसी में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बेसिस से डिसाइड किया जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए कि हो सकता है पॉलिसी में वो 5 लाख पे करना है सरकार करे, वहां पे वो डिसाइड कर लें कि 2 लाख ही पे करना है। हमने पहले ही डिसाइड किया कि ये लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट तय करती है, तो लाइबिलिटी तय होती है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट, प्रीमियम तय होता है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट। बट हो सकता है कुछ सालों बाद ये जो कंपनसेशन है वो इनरिलेवेंट हो जाए और पॉलिसी में कंपनसेशन को बढ़ा दिया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन किया मैंने, बट एज सच आप डिटेल में चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 152, ड्यूटी टू गिव द इंफॉर्मेशन एज टू इंश्योरेंस। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर कोई भी आदमी है जो क्लेम करता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 177 147 सब क्लॉज ए सब सेक्शन बी व्हाटएवर दैट, जो भी क्लेम है कोई आदमी क्लेम करता है, तो या तो वो आदमी या उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन, उसके बिहाफ में मतलब वो क्लेम करेगा तो क्या करेगा, एक वकील करेगा, लॉयर करेगा, यहीं पे लॉयर का आता है कि या तो वो आदमी आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है मतलब इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर उसका लॉयर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी उनकी पॉलिसी से रिलेटेड, जो भी उनके बीच में इंश्योर्ड पर्सन के बीच में या फिर इस कंपनी के बीच में जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो भी पॉलिसी रिलेटेड मैटर है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, ये ड्यूटी बनती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 2, इवेंट ऑफ एनी पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट, कोई भी आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, वाइंडिंग अप हो जाता है उसका,
तो उस केस में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है ड्यूटी ऑफ द इंसॉल्वेंट डेबिटर, जो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मर गया है, तो जो आदमी जिसकी डेथ हो गई है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या जो रिसीवर है, बहुत सारी चीजें हैं, लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर मतलब यहाँ पे ट्रस्टी हो उस कंपनी का, लिक्विडेटर मतलब कि इंसॉल्वेंट होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लिक्विडेट किया जाता है, मतलब उसको बेचा जाता है ना, तो कौन बेचता है, बेसिकली बैंक बेचता है, या जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ट्रस्टी हो, मैनेजर हो, रिसीवर हो, व्हाट एवर दैट, कोई भी पर्सन हो। अब कोई भी आदमी थर्ड पर्सन जो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम करता है और उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये जो आदमी है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, ये जो कंपनी है इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके यहाँ मेरा क्लेम बनता है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो ये सारे लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे जिसकी मैंने बात किया, चाहे वो ट्रस्टी हो, मैनेजर हो, लिक्विडेटर हो, इंसॉल्वेंट डेबिटर हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, सबको उससे रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कराएंगे। तो इन शॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट फिर भी अगर कोई जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारी चीजें अपने माइंड में आप रखना। मतलब इन शॉर्ट ये जो चैप्टर पूरा बनाया गया है, यहाँ पे किसी भी तरीके से जो थर्ड पर्सन है उसकी जो राइट्स हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश किया गया है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 3 है, अगेन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एनी पर्सन इन द परस्यू ऑफ द सबसेक्शन 2, जो भी सबसेक्शन 2 में इंफॉर्मेशन की हमने बात किया था, या यहाँ पे कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है हमारे इंश्योरेंस कंपनी के पास कि ये जो बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी है ये किसी थर्ड पर्सन को, जो इंश्योर पर्सन है उसके राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, तो जो भी ड्यूटीज यहाँ पे बाकी लोगों की थी वही ड्यूटीज इंश्योरेंस कंपनी की भी होती है कि जो थर्ड पर्सन है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे थर्ड पर्सन को वो इन्फॉर्म करें। अगर वो डिमांड करते हैं, जो भी चीज़ों का डिमांड करते हैं वो उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी की भी ड्यूटीज होती हैं अगर उनको पता है कि इस आदमी को ये सारे राइट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं इंश्योर्ड पर्सन का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन की ड्यूटीज है इसके साथ साथ इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिसीप्ट होगा, जो प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके इंश्योरेंस कंपनी की। बाकी यहाँ पे जो चीजें हैं उसको मैंने कंक्लूड कर दिया, बट कंक्लूजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चीजों को डिटेल में ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज 153, सेटलमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंश्योर्ड पर्सन कौन है, जिसने पॉलिसी परचेज किया है, बट डायरेक्टली अगर हम बात करें, इनडायरेक्टली हम बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता किसको है, थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पे यही चीजें मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसा सेटलमेंट नहीं किया जाएगा जहां पे थर्ड पार्टी को ही पार्टी ना बनाया जाए। मतलब इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो भी सेटलमेंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में होगा, ऐसा कोई सेटलमेंट फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी के बीच में नहीं हो जाएगा, ताकि ये दोनों लोग सेटल कर लें और जो थर्ड पार्टी है उसके राइट कंप्रोमाइज हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सेटलमेंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में होगा इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। और दूसरी चीज, जो हमारी क्लेम ट्रिब्यूनल होगी वो इस बात को इंश्योर करेगी कि जो भी ये सेटलमेंट है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है, मतलब प्रेशर बना के किया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सेटलमेंट होना चाहिए दैट शुड बी अ फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है और इस केस में अगर कुछ भी सेटलमेंट होता है फर्स्ट पार्टी में, फर्स्ट पार्टी मतलब इंश्योर्ड पर्सन एंड सेकेंड पार्टी मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट होके जो भी ट्रांसफर राइट्स हैं या फिर जो भी लाइबिलिटी राइट्स हैं हमारे थर्ड पार्टी के, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। मतलब इन शॉर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये कोई आदमी इंश्योर्ड आदमी है वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो कंपनी से बोला कि देखिए अब हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ये प्रीमियम भर नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो आप हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लो। तो इन दोनों के कंप्रोमाइज, अगर चलो कंप्रोमाइज करें ना करें व्हाट एवर दैट, इन दोनों के कंप्रोमाइज करने की वजह से जो थर्ड पार्टी है जिसका कुछ लॉस हुआ है थ्रू द एक्सीडेंट, उसके राइट्स कंप्रोमाइज नहीं हो सकते, उसके राइट्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे इसका कंक्लूजन मैंने मेंशन कर दिया है, बट जो भी इस पूरे सब सेक्शन का मीनिंग था वो मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज 154, सेविंग इन रिस्पेक्ट टू द सेक्शन ऑफ 154, 52, 53। यहाँ पे बचाया गया है जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी कोई अदर पॉलिसी भी होगी, तो अब ऐसा थर्ड पार्टी जो हमारी है वो इसके किसी अदर पॉलिसी में, मतलब अलग पॉलिसी में
भागीदार या हिस्सेदार नहीं हो सकती। जो भी हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी है मोटर व्हीकल एक्ट की, उसी में रहेगी। ऐसा नहीं कि इसका कोई मेडिकल क्लेम है तो अब ये कहें कि देखिए मेरा ज्यादा हो रहा है तो अब मैं आपके मेडिकल क्लेम में हिस्सेदार हूं क्योंकि आपने मेरा एक्सीडेंट किया है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो भी क्लेम होगा वो इन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो भी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है उसमें जो क्लेम बनता है उसी में होगा। जो भी फर्स्ट पार्टी है उसके वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है या उसका कोई और जो इंश्योरेंस है उसमें थर्ड पार्टी को हिस्सेदार या भागीदार नहीं बनाया जाएगा। जो भी हमारे सेक्शंस पढ़े हमने 152, 53, 51, इसमें जो भी हमने इंसॉल्वेंसी का पढ़ा है, सेटलमेंट, लाइबिलिटीज का पढ़ा है। अगर कोई कंपनी रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है या किसी कंपनी के साथ मर्ज होती है, नई कंपनी बनाती है, मर्ज होकर दो कंपनी, या फिर उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करती है, तो वहां पे ये सारे लॉ वैलिड नहीं होंगे। मतलब वहां पे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये कंपनी या ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया अगर कोई अपने कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो राइट्स ट्रांसफर हो गए वो इस लॉ के हिसाब से नहीं होंगे, मतलब उनको इसमें नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैंने कंक्लूजन मेंशन कर दिया। एज सच बहुत ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नहीं जो आपको याद रखना, बस यही याद रख सकते हो आप, जो फर्स्ट वाला है सब सेक्शन। जो हमारा सेक्शन 155 है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन द सर्टेन कॉजेज ऑफ द एक्शन। मान लीजिए जो आदमी है उसका डेथ हो गया, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका डेथ हो गया, तो जो भी यहाँ पे सक्सेसर से रिलेटेड हैं कि उनके प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, उनके पॉलिसीज का हकदार कौन होगा, उसमें कोई भी कंट्ररी लॉ हो, कुछ भी हो, व्हाट एवर दैट, जिस आदमी की डेथ हुआ है जो भी इंश्योर्ड है और इस इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर कोई आदमी है जो क्लेम करता है और इसका डेथ हो जाता है, इसी के पॉलिसी पे उसने क्लेम किया और इसका डेथ हो गया है, तो जो इसके राइट्स हैं, थर्ड पार्टी के यहाँ पे जो राइट्स हैं, उसके राइट्स को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कि ऐसा कोई लॉ है कि नहीं अब ये तो चले गए, अब इनकी जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी राइट्स हैं वो अब इनके जो सक्सेसर हैं उनको ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो राइट्स हैं वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किए जाएंगे अगर यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने क्लेम किया है कि कुछ भी उनका राइट्स या लाइबिलिटीज बनती है, जो भी आदमी डिसीज्ड हुआ है, जो भी आदमी मरा है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी ऐड नहीं कर पाया हूँ, ऑलरेडी ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया, बट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बाकी का पोर्शन कवर कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सेपरेटली हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।